प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी का समापन एंड पंजीयन, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इसको हमने सरल रूप से 4 भागों में विभाजित किया था, जिसके अंतर्गत पहला भाग था प्रारंभिक तैयारी करना, प्रिलिमिनरी स्टेप। इसका हमने पिछले वीडियो में प्रारंभिक तैयारी करने के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, उनका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा सेकंड, समापन हेतु आवेदन एवं प्रलेख की सुपुर्दगी, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स। फिर थर्ड, परिपत्रों की जांच एंड पंजीयन, स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर फोर्थ है समापन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान क्रमांक, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड CIN। CIN का फुल फॉर्म है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हम सेकंड जो है समापन हेतु आवेदन एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं, सुपुर्द करने पड़ते हैं। तो अब कंपनी के समापन हेतु आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पड़ते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने से पहले एक CRC, तो इसका मतलब होता है केंद्रीय पंजीयन केंद्र, ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, यहाँ पे केंद्रीय पंजीयन केंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कंपनी के समापन हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होते हैं। तो सबसे पहले पत्राचार हेतु पते की सूचना, इसके अंदर नोटिस ऑफ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। प्रत्येक कंपनी को समापन के समय रजिस्ट्रार को उस स्थान के पते की सूचना का प्रलेख डॉक्यूमेंट सुपुर्द करना चाहिए जिस पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना के समय तक पत्र व्यवहार या कॉरस्पॉन्डेंस किया जा सके। यहाँ पे इस प्रकार कंपनी के समापन हेतु आवेदन के साथ यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। पत्राचार हेतु पते की सूचना देना, जिससे कि कॉरस्पॉन्डेंस आसानी से किया जा सके। सेकंड है सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। प्रत्येक कंपनी को अपना सीमा नियम रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। सीमा नियम पर कंपनी के सभी अभिदाताओं को निर्धारित की गई रीति के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। सीमा नियम जो है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, इसका चैप्टर आगे दे रखा है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सीमा नियम में एक बात ध्यान रखनी है कि इस अधिनियम की अनुसूची है, शेड्यूल्स है, फर्स्ट की तालिका ए से लेके ई। अब यहाँ पे तालिका टेबल है, वो टेबल वगैरह का जो पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज वहाँ पे हम जब सीमा नियम का जो चैप्टर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वहाँ हमें जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पे 1 से लेके ई तक के भिन्न प्रकार की कंपनी के लिए सीमा नियम के प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो अनुसूची है A1 है, यानी फर्स्ट है कि तालिका ए से लेके ई में भिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए सीमा नियम के प्रारूप फॉर्मेट दिए हैं। प्रत्येक कंपनी सीमा नियम को उस प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो उस कंपनी की नेचर के अनुरूप या अनुकूल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी सीमा नियम भी इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रलेख भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर है संबंधित नियामक संस्था का अनुमोदन, अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरियल रेगुलेटर्स। इसके अंतर्गत
कभी कभी प्रस्तावित कंपनी किन्हीं ऐसे उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है जिनके लिए संबंधित नियामक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो प्रवर्तकों को समन्वयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों में से उस संबंधित संस्था के अनुमोदन प्रलेख भी प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के समय ही इस संबंध में आवश्यक घोषणा भी करनी होती है। इस प्रकार ये भी संबंधित नियामक संस्था का अनुमोदन भी जरूरी होता है, अप्रूवल ऑफ सेक्टोरियल रेगुलेटर्स। फिर नेक्स्ट है सेक्टोरियल रेगुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर है अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अंतर नियम प्रत्येक प्रस्तावित कंपनी को अपने समन्वयन के लिए रजिस्ट्रार के पास अपने अंतर नियम की फाइल करने पड़ते हैं। अंतर नियम पर सीमानियम के सभी अभिदाताओं के निर्धारित की गई रीति के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात ये भी देखनी है कि इस अधिनियम की अनुसूची 1 की सारणी में F से लेकर J तक की तालिकाएँ में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए भी अंतर नियमों के प्रारूप फॉर्मेट दिए गए हैं। प्रत्येक कंपनी को अपनी प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार उनमें से किसी एक फॉर्मेट को अपने अंतर नियम अपनाने अथवा तैयार करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी अपने से संबंधित तालिकाओं में दिए गए मॉडल अंतर नियम में दिए गए सभी विनिवेश को पूर्ण अथवा उनमें से कुछ एक को अंगीकार कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है इसमें आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, इसका भी चैप्टर आगे दे रखा है, उसमें हम इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल्स ऑफ कंपनी अंतर नियम का अध्ययन विस्तारपूर्वक करेंगे। फिर नेक्स्ट है कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति की घोषणा, डिक्लेरेशन एज टू कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसके अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को अपने समन्वयन के समय कानूनी औपचारिकता फॉर्मेलिटीज़ की पूर्ति संबंधी घोषणा भी फाइल करनी होती है। अन्य शब्दों में हम या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी को इस आशय की घोषणा का प्रलेख डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होता है। कंपनी ने कंपनी के पंजीयन तथा उससे पहले ही एवं उसमें आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधान जो प्रोविज़न है उसके अधीन बनाए गए नियमों जो रूल्स है के अधीन सभी औपचारिकता को जो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया गया है। तो इसमें भी ये कानूनी अपेक्षा की पूर्ति की घोषणा की जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है संचालकों की लिखित सहमति, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स। इसके अंतर्गत कंपनी के समन्वयन के समय रजिस्ट्रार को उन लोगों की लिखित सहमति भी DIR 12 में प्रस्तुत करनी चाहिए जिन्हें कंपनी के संचालक के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लिया है। ये सहमति निर्धारित की गई रीति एवं प्रारूप दोनों में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार संचालकों की लिखित सहमति भी प्राप्त करनी पड़ती। सहमति होने के बाद में नेक्स्ट है नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले पत्र की प्रति, कॉपी ऑफ द लेटर कंफर्मिंग रिजर्वेशन ऑफ द नेम। इसके अंतर्गत कंपनी को उस पत्र की प्राप्ति भी अटैच करनी होती है जिसके द्वारा केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का नाम आरक्षण करने की पुष्टि की गई है। फिर नेक्स्ट है अभिदाता की ओर से परिपत्र पर हस्ताक्षर करने का मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी बाय सब्सक्राइबर। यदि किसी अभिदाता सब्सक्राइबर ने अपनी ओर से सीमा नियम तथा अंतर नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया है तो इस हेतु तैयार किया गया
मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी भी समामेलन के समय प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि अभिदाता को कोई समामेलित संस्था है तो ऐसा मुख्तारनामा उससे अटैच करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है अभिदाताओं की ओर से संशोधन करने संबंधी मुख्तारनामा। अभिदाताओं की पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक करेक्शंस, ठीक है। इसके अंतर्गत समामेलन के समय एक मुख्तारनामा भी संलग्न अटैच करना पड़ता है, जिसमें सभी अभिदाताओं ने किसी एक अभिदाता को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि समामेलन के लिए प्रस्तुत सभी प्रपत्रों में केंद्रीय पंजीयन केंद्र यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन केंद्र सेंटर यानी के रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसार अवश्य संशोधन कर सके। फिर लास्ट है निर्धारित शुल्क की रसीद, पेमेंट ऑफ फीस। कंपनी के समामेलन के लिए कुछ शुल्क भी लगाया जाता है। ये शुल्क भारत सरकार के खाते में जमा होता है। शुल्क की दरें भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं अनुसूची में दे रखी है। दरों के अनुरूप शुल्क की राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र बाय यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड अथवा अन्य बैंक नकद ड्राफ्ट के माध्यम से भी करवाई जा सकती है। शुल्क जमा कराने तो चालान भी इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी प्रपत्र केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के नाम के आरक्षण के लिए आवेदन करने की तिथि के 60 यानी 60 डे के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है तीसरा, परिपत्रों की जांच एवं पंजीयन, स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे जांच होगी किनकी, परिपत्रों की, और फिर पंजीयन होगा। कंपनी के समामेलन के लिए सभी प्रलेख जब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी रसीद दे देता है, ठीक है, रिसीप्ट दे देगा। तब इसके बाद में देखता है कि शुल्क की रसीद पर्याप्त राशि है या नहीं है, ठीक है। इसमें ये देखता है कि जो शुल्क दिया गया है, फीस दी गई है, वो उसकी राशि जो अमाउंट है वो कम तो नहीं है। तो प्रस्तुत किए गए प्रलेख, फिर इसके बाद में प्रस्तुत किए गए प्रलेख नियमानुसार या आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए उनको वो नियमानुसार, रूल्स के अनुसार या जो आवश्यकता है उसके अनुसार है या नहीं है। यदि किसी भी प्रलेख की आवश्यकता हो तो उसकी मांग भी कर सकते हैं। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम पड़ता है या छूट जाता है तो उसकी मांग भी की जा सकती है। इसके बाद सभी पत्रों की जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है। सीमा नियम महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसके बाद में जांच करते समय ये देखा जाता है कि कंपनी का सीमा नियम उचित प्रारूप में फॉर्मेट में है या नहीं, कंपनी का नाम उचित है या नहीं है, या किसी जो वर्तमान में जो कंपनी है से मिलता जुलता तो नाम नहीं है, कंपनी का स्थान की सूचना दी जा रही है नहीं, कंपनी के उद्देश्य वैध है या उचित है या नहीं है, कंपनी के उद्देश्य लीगल है या नहीं है, अथवा कंपनी के सीमा नियम पर उचित संख्या के सदस्यों की संख्या के हस्ताक्षर है या नहीं है, उचित मुद्रांक लगा हुआ है या नहीं है, स्टाम्प लगा हुआ है या नहीं है। इसके अलावा कंपनी के अंतर्नियम तैयार कर अटैच किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उसकी भी जांच की जाती है। और देखते हैं कि किस विशेष सामग्री कंपनी के सीमा नियम तथा कंपनी अधिनियम के बाहर तो नहीं है। इसके अलावा कंपनी का निर्माण करने वाले सभी सदस्यों के हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है या अथवा नहीं है। इसके अतिरिक्त वैधानिक घोषणा की जांच करके रजिस्ट्रार ये पता लगाता है कि ये घोषणा उचित है या नहीं है, जो डिक्लेरेशन की गई है वो उचित है या नहीं है, घोषणा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई या अथवा नहीं की गई है। इसी प्रकार वे अन्य सभी प्रलोगों की ओर से कंपनी अधिनियम के प्रावधान जो प्रयोजन के संदर्भ में भी जांच की जाती है। तो ये देखा जाता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है।
इस प्रकार जब कंपनी के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेख ठीक पाए जाते हैं तब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं का कंपनी के रजिस्ट्रार से में पंजीयन करवा लेता है। तो इस प्रकार ये का पंजीयन हो जाता है। इन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के पंजीयन के साथ ही कंपनी का पंजीयन माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यदि प्रस्तुत प्रलेख सूचना एवं वितरण ठीक नहीं है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार उसके पंजीयन से इनकार भी कर सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यदि कोई प्रस्तुत प्रलेख या सूचना इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स या विवरण ठीक नहीं है तो तो क्या करेगा, वह रजिस्ट्रार उसके पंजीयन रजिस्ट्रेशन से इनकार भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, परंतु ये याद रहे कि कंपनी के रजिस्ट्रार को केवल यही देखने का अधिकार है कि वे कंपनी के सीमा नियम से संबंधित कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इसका ये कर्तव्य नहीं होता कि वे विवरणों तथा प्रलेखों की सत्यता की जांच करे जो उसके संचालन के लिए पर्याप्त हुए है। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे जांच हो जाएगी। फिर इसके बाद में चौथा है समामेलन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान क्रमांक। केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार सभी प्रपत्र सूचनाओं के पंजीयन के उपरांत कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र संशोधन फॉर्म नंबर INC 11 में जारी कर देता है। ये प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अधीन समामेलित हो गई है। इस प्रकार ये कंपनी का समामेलन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया जो कार्य थे वो हमने देखा। दूसरा, और समामेलन हेतु आवेदन प्रलेखों की सुपुर्दगी। तीसरा, परिपत्रों की जांच एवं पंजीयन। फोर्थ, समामेलन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी का पहचान क्रमांक। तो इस प्रकार ये जो इसके कार्य थे वो पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे नए टॉपिक के साथ में। ओके।